प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियोज़ में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से रिलेवेंट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और इनके कंसेप्ट को सीखा है और जाना है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के पीछे की सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे, उनसे आपको के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा आसान रहेगा चीज़ों को सीखने और समझने में। तो चलिए बच्चों, आज की शुरुआत करेंगे। आज बच्चों हम स्पेरिकल सेल के बारे में जानेंगे। स्पेरिकल सेल अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है या तो वो पॉइंट चार्ज है उसके कारण फाइंड किए, या फिर हमने यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज या लाइन चार्ज के कारण, या कहीं की कोई हमारे पास वायर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके कारण हमने किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए, या फिर हमने किसी शीट जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके कारण फाइंड किए। आज हम सीखने वाले हैं स्पेरिकल सेल के कारण कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, आज की वीडियो को। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक स्फेरिकल सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसके ऊपर मान लेते हैं कि हमारा चार्ज क्या है, क्यू है। स्मॉल क्यू इसके ऊपर टोटल चार्ज है। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। स्फेरिकल सेल अंदर से खोखली होती है, जैसे हमारी एक प्लास्टिक की बॉल इस टाइप से है। अब बच्चों, यहाँ से इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पे हो सकते हैं, या तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इस स्पेरिकल सेल से बाहर हो सकता है कहीं पे, या स्पेरिकल सेल के जस्ट ऊपर हो सकता है, या स्पेरिकल सेल के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस बनेगी हमारे पास में कि जो पॉइंट हम ले रहे हैं जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल के कारण, या तो वो पॉइंट बाहर है स्पेरिकल सेल से, या बिल्कुल जस्ट स्पेरिकल सेल के ऊपर है स्पेरिक, या फिर इनसाइड दी सेल है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात हम जानते हैं कि किसी भी स्पेरिकल सेल पे जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल है, और इस पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी और सभी दिशाओं में 3D में, 3 डायमेंशनल वे में होंगी। पेपर पे हम केवल इसको दिखा पा रहे हैं नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और आपकी कुछ ये डायरेक्शन हो सकती हैं, पर आप इसे ऐसे समझिए कि चारों दिशाओं में ऊपर नीचे, मतलब 3 डायमेंशनल वे में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं निकल रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, और ये P पॉइंट कहाँ पर है, ये स्पेरिकल सेल के बाहर है। ठीक है, स्पेरिकल सेल के ये बाहर है P पॉइंट। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और किसके कारण फाइंड करनी है बच्चों, ये जो हमारे पास स्पेरिकल सेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, Q है। मान लेते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। देखते हैं सिग्मा आगे कैसे इस्तेमाल होगा, पर आप इस पर टोटल चार्ज Q रखिए और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा रखिए, और इसकी डिस्टेंस, ये जो रेडियस है कितनी है, R है। तो बच्चों, इस स्पेरिकल सेल, जो कि ये सेल है हमारे पास में, इस सेल का जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 4πr²। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा आपका जो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि 4πr², जहाँ पे r क्या है, ये रेडियस है आपकी जो स्पेरिकल सेल है। ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सिग्मा की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर पर ये डिवीज़न में, इधर जाके ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका Q = 4πr² इंटू सिग्मा। चलो, Q की वैल्यू इतनी होती है तो समझ में आ गया हमको। चलिए अब हम इस पॉइंट P पर वापस आते हैं। इस पॉइंट P पर हमने इस पॉइंट इससे होते हुए एक गॉसियन सरफेस की इमेजिन किया है, इसको हमने कल्पना की है कि एक स्पेरिकल सरफेस है जिसको गॉसियन सरफेस कहा है, जो कि इस पॉइंट P से पास हो रही है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट इस स्पेरिकल सेल का, जो कि गॉसियन सेल है, गॉसियन सरफेस है, इस डॉटेड लाइन में दिखा रखी है, इसका हर एक पॉइंट आप देखेंगे कि इस स्पेरिकल सेल से, इसके सेंटर से
इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो हम ये मान सकते हैं कि इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी सेम होगी। फर्दर इसमें आगे हम थोड़ा और समझेंगे। फिलहाल आप इस सरफेस से एसोसिएटेड जो गॉसियन सरफेस है इससे एसोसिएटेड जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, इस पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई मान ली कि वो ई है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में ई इंटू 4πr²। ध्यान देना बच्चों कि ये जो आर है ये सेंटर ओ से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस है, या ये कह सकते हैं कि जो गॉसियन सरफेस हमने मानी है उसका रेडियस है स्मॉल आर। और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर आपकी जो स्पेरिकल सेल थी उसका रेडियस थी, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, चलो तो फाई ई हमारे पास गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड कितना आया है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई इंटू 4πr²। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई ई क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू क्या है? जो चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस वो आप काउंट करेंगे, और क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि ये वैक्यूम में या एयर में है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमने ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ जो फाई ई की हमारे पास आई है इसको इक्वल रखेंगे और यहाँ से ई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये डायरेक्ट हमारा क्या आया? ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आउटसाइड द स्पेरिकल सेल। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द स्पेरिकल सेल है, मान लो यहाँ पर है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से आर डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप ये जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज भी है हमारे पास में और उससे आर डिस्टेंस पर हमारे पास कोई पॉइंट पी होता है और इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, और अगर ये नेगेटिव हो तो ये टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज की तरफ ही होगी। ठीक है, पॉजिटिव लेके चलते हैं इसको, तो ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आता था 1/4πε0 Q/r²। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता था इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², द सेम फॉर्मूला यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है, ड्राइव होके आ रहा है, जो कि स्पेरिकल सेल है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू चार्ज टोटल आपका इसके सेंटर पे मान सकते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा क्यू चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम क्यू ओ पॉइंट पे मान लें, इसके सेंटर पे मान लेते हैं, तो सेम फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे भी लिखी है कि जो आपके पॉइंट से आउटसाइड द सेल द फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज सेल इज एज इफ दिस एंटायर चार्ज ऑफ द सेल इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, पॉइंट चार्ज का यहाँ पे फॉर्मूला है, वो पीछे वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यहाँ पे आप उसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ एक पॉइंट जो कि आउटसाइड द सेल है। सेकंड पॉइंट मान लेते हैं कि सेल के ऊपर ही है। सेकंड कंडीशन हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है? सेल के ऊपर है, जो कि आप यहाँ देख पाएंगे व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द स्पेरिकल सेल। उस दौरान हम एक गॉसियन सरफेस को जस्ट ऐसे इमेजिन करेंगे कि वो पूरे आपके स्पेरिकल सेल को एनक्लोज कर पा रहा है, मतलब बिल्कुल पास में ही इसके पॉइंट पी इसको ले लेंगे, बिल्कुल पास में, और एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे जो कि बिल्कुल इसको एनक्लोज कर रही है। किसको एनक्लोज कर रही है? इस स्पेरिकल सेल को या इस स्पेयर को। ठीक है, चलिए, तो उस दौरान आपका जो ई इंटू 4πr² बिल्कुल सेम फॉर्मूला ऐसे लगेगा, जो आपका गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू 4πr²। यहाँ पे आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो वेरी नियर, बहुत पास में है किसके? आपकी जो स्पेरिकल सेल है, तो जिसकी वजह से उसका जो रेडियस बनेगा गॉसियन सरफेस का वो कैपिटल आर ही बनेगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं ई इंटू 4πr²। और Q/ε0 कहाँ से आया? ये आया आपका गॉस थ्योरम से, क्योंकि जो आपने स्पेरिकल सेल यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस आपने यहाँ पे काउंट किया है या जिसको एज्यूम किया है वो जस्ट इसके बाहर है, जस्ट इसके बाहर है, यानी कि उस गॉसियन सरफेस ने इस स्पेरिकल सेल को अपने अंदर क्लोज किया हुआ है, एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से आप ई की वैल्यू फाइंड करेंगे और आप देखेंगे कि सेम इसी तरीके से फॉर्मूला आएगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे स्मॉल आर है और यहाँ पर कैपिटल आर आ जाएगा, जैसे कि आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं। ठीक है, ई इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू r²। ईजी है बच्चों।
तो आपने क्या देखा कि आपका केवल इस कंडीशन में भी आप यही मान सकते हैं कि जो आपका जो टोटल चार्ज है वो आपका सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं कि जो आपका टोटल चार्ज स्फेरिकल सेल पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको आप सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। अगर पी पॉइंट आपका स्फेरिकल सेल के अंदर हो तो क्या होगा। अब बच्चों देखो, स्फेरिकल सेल से के अंदर पॉइंट पी ले लिया हमने, जिसकी डिस्टेंस हमने यहाँ पे आर मान लिए। ठीक है, अब आप ध्यान दें तो गॉसियन सरफेस के थ्रू एनक्लोज्ड चार्ज कितना हुआ, 0। ठीक है, अगर एनक्लोज चार्ज 0 है तो इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे बाय द गॉस थ्योरम तो यहाँ ये 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड दी स्फेरिकल सेल। तो हम देख पा रहे हैं कि जो चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी गॉसियन सरफेस है वो 0 है। तो Q इजिकल टू 0, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, जो भी चार्ज है वो सब बाहर है। तो फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, ये हमारा मेन फॉर्मूला फाई इजिकल टू इंटू 4πr²। बाई द डेफिनेशन हमने कैलकुलेट किया अप्लाइंग गॉस थ्योरम, इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट क्यू क्या है आपका, 0 है। ये 0 है तो आपकी ये वैल्यू टोटल 0 आ जाएगी। अब आप इसको 0 के इक्वल रख देंगे जैसे कि नेक्स्ट लाइन में देख पा रहे हैं, और ई इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा, 0। इससे पता चलता है कि स्फेरिकल सेल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज 0 एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें इसमें तीनों कंडीशंस में देखा है। कई बार एक नंबर में ही पूछ लिया जाता है कि कोई स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इनसाइड उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बच्चों ये होगी आपकी 0, याद रखेंगे। और इसको कैसे प्रूव किया गया है ये भी आपके सामने हमने अभी देखा है। बाहर कैसे निकालते हैं, बाहर बिल्कुल इसको आप पॉइंट चार्ज की तरह इसके सेंटर पे ट्रीट करके बाहर आर डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बीच ग्राफ की। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक ये आर रेडियस का स्फेरिकल सेल है। ठीक है, यहाँ पर देखें इनसाइड, यानी कि जब तक ये डिस्टेंस आर है, इस तरफ आर और इस तरफ ई, यानी कि सेंटर से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सेंटर से जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बदलाव हो रहा है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो जब आप 0 से सेल की तरफ बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, और सडनली यहाँ पर आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। और वो वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी जो हमने भी कैलकुलेट की थी ऊपर, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि स्फेरिकल सेल का रेडियस था। तो आप इसको यहाँ पे देखिए, इनसाइड द स्फेरिकल, इनसाइड द रेडियस, यानी कि जब आर की वैल्यू कैपिटल आर तक है तो ये वैल्यू आपकी 0 है, तो ई की वैल्यू 0, इसलिए रेड लाइन है, काफ़ी रेड दिखा रखी है। इसके तुरंत बाद अचानक से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ जाती है, और इस पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस वाले वर्टिकल लाइन से हम दिखा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस आर के ऊपर यहाँ तक डिस्टेंस है, तो इसके लिए आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो सडनली क्या है, यहाँ पे 0 है और अचानक से उसी पॉइंट से बढ़ गई है जैसे ही सरफेस पर आए। फिर धीरे धीरे करके जैसे आर डिस्टेंस बढ़ती है तो आपकी जो ई की वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ये आर है, डिस्टेंस है हमारी ओ से। उम्मीद है बच्चों आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे स्फेरिकल सेल से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ में चेंज होता है जब पॉइंट या फिर हम डिस्टेंस कहें सेंटर से इनसाइड द स्फीयर हो, या स्फीयर के ऊपर ही हो, या आउटसाइड द स्फीयर हो। आपको तीनों पॉइंट्स को हमेशा इसको याद रखना है अच्छे से। तो चलिए बच्चों, हम और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जिसमें कि थ्योरीज हमने सीखी हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने किए हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ जो बोर्ड का सिलेबस होता है, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड है, ये हमारा इस चैप्टर के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनको भी। बच्चों ये हमारे कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि एसएल अरोरा की बुक में बहुत ही अच्छे प्यारे एमसीक्यूज़ हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज़ से।
यहाँ पे आप पढ़िए, टू चार्ज स्पेयर आर सेपरेटेड बाय 2 mm, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इनके बीच में किस चार्ज स्पेयर का, जो हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस रखे हैं, बीच का डिस्टेंस 2 mm सभी के लिए फिक्स है, तो कहाँ पर हमारा अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा मैक्सिमम होगा। तो बच्चों अगर ध्यान दें तो अट्रैक्टिव फोर्स हमारा किन चार्जेस के बीच लगता है, जो कि अनलाइक चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, उन्हीं के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सेम चार्ज या लाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता, वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो आप देखेंगे कि बी ऑप्शन में दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, इसमें भी दोनों चार्जेस क्या हैं, लाइक चार्ज हैं, इस पर भी रिपल्सिव फोर्स होगा, और यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। केवल एक ही कंडीशन आप देख पा रहे हो जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और वो है क्या आपका 2 + 2q और -2q। तो आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल आप देख रहे हैं कि तीनों ऑप्शन ये गलत हैं, तो चौथा जिसमें आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ये ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि इसमें सभी नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स या जो कूलाम फोर्स होता है एफ, ये क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो बच्चों ये आर तो फिक्स हो गया दोनों के लिए, अब इसके मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है, और ये वैल्यू सभी के लिए सेम होगी, तो Q1 Q2 का मल्टीप्लाई जिसमें भी सबसे ज़्यादा होगा उसी से आपका फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर, ए पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्पेयर, द नेट चार्ज ऑन द स्पेयर इज देन। ये हमें बताना है बच्चों कि आपके पास में एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर है, अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज उसके पास में रख दिया जाए तो आपका नेट चार्ज कितना होगा इस स्पेयर के ऊपर। बच्चों नेट चार्ज तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि आपने उसको, जो स्पेयर है आपका मेन, वो उस स्पेयर को ना तो आपने कुछ चार्ज दिया है किसी भी तरीके से, ना पॉजिटिवली चार्ज किया उसको, ना नेगेटिवली चार्ज किया है। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें जैसे हम बात करें कि भाई ये आपका स्पेयर है और आपने एक पॉइंट चार्ज प्लस का लाके यहाँ पे इसके पास में रख दिया, तो जो नेगेटिव चार्ज है, प्लस का पॉइंट चार्ज है, तो जो आप नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ चला जाएगा, है ना। तो इस पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पर इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो जीरो ही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर है बच्चों, इसको आपने कोई चार्ज दिया नहीं है, तो इस पर पास में अगर आप कुछ भी चार्ज ला के रखोगे तो इसमें चार्ज थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर ही अंदर, पर इसमें टोटल चार्ज जीरो ही रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इसका आंसर। थर्ड देखते हैं बच्चों, एक कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज़ ड्यू टू। भाई आपने देखा होगा, बच्चे बचपन में भी करते हैं इसको, और जब हमने फर्स्ट वीडियो दिखाई थी तो हमने एक पेन की हेल्प से आपको कुछ पेपर अट्रैक्ट करके दिखाए थे, पर यहाँ पे कॉम्ब है, कोई बात नहीं, कॉम्ब आपका प्लास्टिक का होता है तो गुड कंडक्टर तो होता नहीं, पहला स्टॉप तो ऐसे गलत है, पेपर इज़ गुड कंडक्टर। पेपर में आपका कार्बन हो सकता है, तो या कार्बन की वजह से या उसमें ग्रेफाइट की वजह से कुछ कंडक्टिविटी हो सकती है थोड़ी बहुत, अदरवाइज इसमें भी गुड कंडक्टर नहीं होता ये भी। द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। पोलराइज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है बच्चों जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा है। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज जैसे हमने यहाँ पे रखा, तो इसमें एटम क्या हो गया, इससे जो मैटर क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, क्योंकि इसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि पोल जनरेट हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट टोटल चार्ज जीरो ही है। तो ये पोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल पीसेज होते हैं पेपर के वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको एक थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्ब है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस कॉम्ब को हमने अपने बालों से रगड़ा या चार्ज कर दिया और नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये मान के चलो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है किन्हीं कारणों से, पर हमने इसको नेगेटिव चार्ज रखा है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक पेपर का पीस है यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पर क्या होगा कि जो चार्ज है रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ खींचेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके से दूर चला जाएगा, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि इस चार्ज के, जो कि कोई वैल्यू रखता है, और इस चार्ज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ऐसे ही इस चार्ज के बीच में और इस माइनस चार्ज के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है।
पर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये ज़्यादा होगा कंपेयर टू इस रिपल्सिव फोर्स के। तो ओवरऑल इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसके कारण इससे जाके चिपक जाएगा। तो यहाँ पर एफ अट्रैक्टिव जो होगा ग्रेटर होगा एफ रिपल के, रिपल्सिव फोर्स के। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होगा तो बच्चों यहाँ पर हमारा बिल्कुल जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, जिसमें 3.75 इंटू 10^13 हमारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसमें अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या होगा अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दे तो उसका मास क्या होगा? उसके मास इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट करेगा, या चार्जिंग प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है? तो बच्चों ये तो आप जानते ही हैं कि भाई जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अधिकता में होते हैं। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो क्या इलेक्ट्रॉनों का मास होता है? बिल्कुल होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का मास है और आपके बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिकता में है तो डेफिनेटली उसका जो मास है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। तो चलिए इसमें कुछ चीज़ों को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन होता है हमारे पास में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हर बच्चे को, जो कि 12th क्लास में साइंस में, 11th क्लास साइंस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इनके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। पर याद रखना कि न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब बच्चों कोई अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसका मास है स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी कि भाई नेगेटिव चार्ज के होने से किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मास जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, स्लाइटली, बहुत मामूली सा स्लाइटली इंक्रीज करता है, बट करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इंक्रीजेस। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो क्या आंसर आएगा? इंक्रीजेस। अगर पॉजिटिवली चार्ज होता तो डिक्रीजेस आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ विच इज़ द करेक्ट रिलेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग फिगर। भाई एक डायग्राम में दे दिया, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। Q1 और Q2 दिया हुआ है, फोर्स लगे हुए हैं इस तरीके से, और ये रिलेशन दिया हुआ Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 इज़ लेस देन 0, Q1 Q2 इज इक्वल टू 0, और Q1 Q2 इज़ लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो ये कुछ ऑप्शंस रखे हुए हैं यहाँ पे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें इस पर राइट क्लिक करना है। अगर हम ध्यान दें बच्चों तो दोनों जो हमारे चार्जेस हैं इनके बीच में जो फोर्स है वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्ट कब करते हैं? जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो। अगर आप जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 से हमेशा कम आता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या होता है? 1 से छोटा होता है ना, नेगेटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन भी होगा वो बिल्कुल सही आ जाएगा, Q1 Q2 इज़ लेस देन 0। हालांकि नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पर उस तरीके से नहीं देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, अगर क्वेश्चन ये है कि भाई प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो क्या प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़्यादा होता है? ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, बट इन चार्ज की नेचर अलग होती है, जिसको हम नेचर के अलग अलग होने से पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दे देते हैं। अदरवाइज़ ये नेगेटिव चार्ज उस तरीके से नहीं होता है। पर इस क्वेश्चन में हमसे Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहे हैं, और Q1 Q2 चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो Q1 Q2 इज़ लेस देन 0, यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आप इस क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से अपने एंड से ट्राई कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 को भी अपने एंड से ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहीं से इन क्वेश्चनों को आगे सोल्व करते चलेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।